हेलो स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर अलका गोयल, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, राजस्थान गवर्नमेंट। मेरे चैनल पॉलिटिकल साइंस फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स में मैं आपको लेकर आ रही हूँ मनु स्मृति का चैप्टर मनु। और प्रमुख जो भारतीय राजनीतिक विचारक हैं उनमें मनु का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। स्टूडेंट्स, मेरे 6 वीडियो आप पहले मनु के देख चुके हैं और नहीं देखे हैं तो आप अवश्य देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको आगे के वीडियोस, पूरे आपके कोर्स के वीडियो आपको मिल सके। स्टूडेंट्स, आज का जो मेरा वीडियो है वो मनु जो चैप्टर है उसका अंतिम भाग है, अंतिम वीडियो है। और आज मैं आपको इसके अंदर पढ़ा रही हूँ मनु का महत्व एवं योगदान। स्टूडेंट्स, वैसे देखिए मनु जो है मुख्य रूप से, या हम कहें कि मनु की जो पुस्तक है मनु स्मृति, वो मुख्य रूप से एक सामाजिक ग्रंथ है। और सोशियोलॉजी में, समाजशास्त्र में भी ये पढ़ाया जाता है मनु। और वहां पर जो आप इसको पढ़ती हैं तो इसके सामाजिक विचार पढ़ती हैं, इसकी सामाजिक महत्व पढ़ती हैं, सामाजिक योगदान इसका पढ़ती हैं। लेकिन मैं चूंकि राजनीति विज्ञान आपको पढ़ा रही हूँ, पॉलिटिकल साइंस आपको पढ़ा रही हूँ, तो मैं मनु के राजनीतिक विचार आपको पढ़ा रही हूँ, है ना। और मनु के राजनीतिक विचार पढ़ा रही हूँ। और जितने मैंने आपको वीडियोस बताए हैं, जैसे पिछले जो 6 वीडियो हैं उसमें मैंने मनु के आपको सारे जो विचार हैं एक एक करके पढ़ाए हैं, और उनको अब हम योगदान के रूप में इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैंने जो आपको पढ़ाया वो था कि राज्य की उत्पत्ति का मनु ने क्या सिद्धांत दिया। तो राज्य की उत्पत्ति का मनु ने दैवी सिद्धांत दिया है। और दैवी सिद्धांत क्या होता है कि जो राजा है वो ईश्वर का रूप लेकर के, ईश्वर के अंशों को, 8 देवताओं के अंशों का मिला हुआ रूप जो है पृथ्वी पर राजा के रूप में अवतरित हुआ है। और इसलिए राजा जो है वो उन 8 देवताओं के अंशों को लेकर के कार्य करेगा। तो यहाँ जो उसकी पहली देन है कि राज्य का दैवी उत्पत्ति सिद्धांत बताया है उसने, और राजतंत्र को जन्म दिया है। लेकिन जो राजा है वो यहाँ पर देखिए, चाहे वो राजा दैवी उत्पत्ति से उत्पन्न हुआ है लेकिन वो निरंकुश नहीं है। राजा पर धर्म का नियंत्रण है, रीति रिवाज का बंधन है राजा के ऊपर। और राजा हमेशा अपना जो आचरण करे वो जनता के अनुसार करे, जनता के न्याय के लिए करे, जनता के जो राज्य में धर्म की स्थापना है उसके लिए करे, धर्मानुकूल आचरण करे। यदि राजा धर्मानुकूल आचरण नहीं करेगा तो जनता उसको हटा सकती है। दूसरा जो उसका योगदान है, विधि, दंड और न्याय व्यवस्था के जनक। ठीक है, मनु जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया कि प्रथम विचारक थे भारतीय राजनीतिक विचारकों में। जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले मनु का नाम आता है। तो मनु ने ही जो विधि संहिता है, दंड संहिता है, न्याय संहिता है, इसके सिद्धांतों को संहिताबद्ध किया। वैसे कौटिल्य को हम मुख्य राजनीतिक विचारक मानते हैं, लेकिन प्रारंभिक जो विचारक है वो मनु है। और विधि यानी कानून, कैसे राज्य के नियम बनने चाहिए, कैसे न्याय के नियम बनने चाहिए, दंड व्यवस्था कैसे होनी चाहिए, वादी किस प्रकार का हो, प्रतिवादी किस प्रकार उसकी बात को लिखा जाए, है ना, साक्षी को कैसे ध्यान में रखते हुए कार्य किए जाएं, और न्याय किस प्रकार से, विभिन्न प्रकार के न्याय हैं, जैसे प्रतिशोधात्मक है, प्रतिरोधात्मक है, निवारात्मक है, सुधारात्मक है। ये जो सिद्धांत है ये सारे मनु ने ये सिद्धांत दिए हैं दंड के और न्याय के। जो तो मनुस्मृति जो है, आज जैसे हम ये कहें कि हमारी जो वर्तमान व्यवस्था है, देखिए ये ऐसे ही तो नियम नहीं बन गए हैं। आज हमारा जो संविधान बना हुआ है, या फिर बहुत सारी जो दंड संहिता, हम कहें कि इस दंड संहिता के तहत ये न्याय किया जाता है। तो जो दंड संहिता वर्तमान में बनी है उनसे भी हम, जो प्राचीन बनी हुई है उनसे हम धीरे धीरे करके कुछ कुछ लेते हैं, मतलब दिशा निर्देशन लेते हैं उनसे, उनसे हम विचार लेते हैं, उसके आधार पर ही वर्तमान जो नियम है वो बनते हैं।
तो इस तरह से जो दंड और विधि के और न्याय के जो नियम मनु ने दिए हैं वो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं और भारतीय राजनीति में आज भी उनको उतना ही सुना जाता है। मतलब उनको उनका चिंतन मनन किया जाता है, उनसे एक तरह से वो प्रेरणा ग्रहण की जाती है। तीसरी जो देन है अंतरराष्ट्रीय राजनीति संबंधी विचार, मैंने आपको परराष्ट्र संबंध पढ़ाए हैं स्टूडेंट्स। इससे पहला जो वीडियो है मेरा वो परराष्ट्र संबंधों को लेकर ही है। और परराष्ट्र संबंधों में मंडल सिद्धांत, षाडगुण्य नीति, उपाय नीति, इनके द्वारा जो राजा है वो अंतरराष्ट्रीय शांति बनाए रखेगा और शक्ति संतुलन बनाए रखेगा। शक्ति संतुलन यानी कि वह अधिक से अधिक मित्र बनाएगा और कम से कम शत्रु बनाएगा और इस प्रकार से व्यवस्था करेगा कि जो समाज में शांति व्यवस्था बनी रहे और राजा का राज्य निरंतर बढ़ता रहे और कहीं किसी प्रकार का झगड़ा भी नहीं हो राज्यों में आपस, यानी कि राष्ट्रवाद और अंतर्राष्ट्रीयवाद दोनों जो हैं वो आपस में उनके संबंध अच्छे बने रहे। तो एक अच्छा जो उदाहरण है विश्व में वर्तमान में उसका भी हमको इससे मिलता है कि मनु ने राष्ट्रवाद और अंतर्राष्ट्रीयवाद का जो सम्मेलन है, एक सुंदर समन्वय है, वो उसने अपने विचारों में प्रदान किया है। इसके अलावा यथार्थवादी विचारक है मनु, यानी उसने जो कुछ बताया वो वर्तमान में भी उतना ही व्यवहारिक है ना। और नैतिकता तो है ही, क्योंकि मनुष्य जो मनु है वो ये कहता है कि व्यक्ति अपने धर्म पर आधारित कार्य करे, अपने धर्म की हमेशा पालना करे और जो उसका चिंतन है वो आज भी उतना ही देखिए प्रासंगिक है। क्योंकि आज भी स्थिति यह है कि यदि हम अपने धर्म का पालन करें, अब आप सोचिए मान लो आपकी क्लासेस नहीं हो रेगुलर, आपको पढ़ाई नहीं हो तो आपको कैसा लगेगा स्टूडेंट, है ना। तो आप भी असंतुष्ट होंगे और असंतुष्टि में कोई भी गलत कदम भी उठाया जा सकता है। तो इस तरह से आज भी ये बात प्रासंगिक है कि प्रत्येक व्यक्ति यदि अपने धर्म का पालन करेगा, मानवीय धर्म का, तो स्वतः ही समाज में शांति व्यवस्था बनी रहेगी। तो मनुष्य जो मनु है उसने कर्तव्य और स्वधर्म के पालन का जो उद्देश्य पर बल दिया है, जो संदेश उसने दिया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मनु ने ही संप्रभुता यानी राजधर्म की, संप्रभुता की और राष्ट्रीयता जैसे प्रश्नों पर विधिवत विवेचन किया है कि राजा जो है उसको अपने राजधर्म का पालन करना चाहिए। और राष्ट्र की बात, सप्तांग सिद्धांत की बात मनु ने कही थी। तो प्रत्येक जो राजा है यदि वह अपने धर्म का पालन नहीं करेगा, ठीक है, तो जनता उसको हटा देगी। जैसे वर्तमान में तो देखिए प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र में भी क्या है, यदि प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि कार्य नहीं करेंगे ढंग से तो जनता उन्हें 5 साल बाद हटा देगी। और कई बार तो क्या इतना शोर शराबा मचता है किसी के पीछे तो बीच में ही त्यागपत्र देना पड़ जाता है उन लोगों को, ठीक है। तो राजा अपने राजधर्म का पालन करे। और संप्रभुता, सॉवरेनिटी, जिसको कि आधुनिक विचार माना जाता है, मनु ने बहुत पहले उस विचार को बता दिया था, ठीक है। इसके अलावा मनु ने राजकोष, अर्थव्यवस्था संबंधी विचार भी उसके वर्तमान में प्रासंगिक है कि राजा जो है वो न्यायपूर्वक कर का संग्रह करे, यानी अन्यायपूर्वक नहीं करे, न्यायपूर्वक वह कर का संग्रह करे, अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ रखे और कोष तो भरा पूरा होना चाहिए क्योंकि तभी राजा सही तरीके से कार्य कर पाएगा, जबकि जो कोष है वो पूरी तरह से भरा रहे। और इसीलिए देखिए जो इतने सारे उसके विचार हैं तो वो आज भी इसलिए मनु प्रासंगिक है, आपको पढ़ाया जाता है मनु कोर्स में आपके में, क्योंकि उनके जो विचार हैं वो आज भी उतने ही हमारे लिए उपयोगी हैं। उत्पत्ति का सिद्धांत देखिए, एक ये है कि हम ये कहते हैं कि आप न्याय की गद्दी पर बैठे, कोई भी प्रधानमंत्री है वर्तमान में भी, यदि वो हम ये कहते हैं कि तुम प्रधानमंत्री हो, तुम्हारा ये कर्तव्य है कि तुम जनता की भलाई के लिए काम करो, उनकी समस्याओं को समझो। तो इसी प्रकार से मनु ने कहा है कि राजा उन 8 देवताओं के अंशों को लेकर बैठता है तो ये उसका कर्तव्य है कि वह उन देवताओं के अंशों के अनुसार कार्य करे। तो स्टूडेंट्स, मुझे आशा है कि मेरे वीडियोस आपको पसंद आए होंगे और आपने वो सारे वीडियोस देखे होंगे। आपको स्टूडेंट्स जो भी वीडियो जैसा लगे उसके आप कमेंट्स जरूर लिखिएगा और आपको यदि और भी कुछ उसमें ऐड करवाना है तो आप उस कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपको कुछ भी अच्छा बुरा जैसा भी लग रहा है या आप किसी और विषय पर वीडियो चाहती हैं तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर लिखिए और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और इसको लाइक और शेयर भी करें। थैंक यू।